इंटीरियर ऑफ अर्थ में ही बच्चों लास्ट सेक्शन हम पढ़ रहे हैं अपने लेसन का। अभी तक हमने उन सभी सोर्सेज की बात कर ली जिनके माध्यम से हमें अब तक इतनी जानकारी मिल चुकी है कि हमें आइडिया है कि पृथ्वी इन इन लेयर्स में बटी हुई और हर एक लेयर की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो अभी दोबारा से हम उन्हीं इंटीरियर लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा फोकस किस पे रहेगा, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आपके सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कॉलर है उनका नाम है स्वेस, और उन्हीं उन्हीं के द्वारा जो मत है वो सबसे अधिक मान्य है पूरे के पूरे विश्व में। तो स्वेस की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने पूरी पृथ्वी को 3 प्रमुख लेयर्स के अंदर बांटा है। ठीक है। सियाल, साइमा और निफे, ये शब्द पहले आए भी हैं। इन्हीं क्रस्ट, मेंटल और कोर की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, सबसे अधिक एलिमेंट जो पाए जाते हैं, उन एलिमेंट को हमने कंबाइन करके एक टर्म हमने यूज कर ली उसके लिए। ठीक है। सियाल की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए, सियाल, सियाल मतलब SiAl, Si का मतलब है सिलिका और Al का मतलब है एल्यूमिनियम, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाए जाते हैं, उस लेयर को, सबसे ऊपरी लेयर को स्वेस ने क्या नाम दिया है, सियाल। और इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 है। आपको याद होगा हमने क्रस्ट की पढ़ी थी, 2.7 ही थी, क्योंकि क्रस्ट को ही हमने सियाल का नाम दिया है। ठीक है। और जो ये सियाल है ये नॉर्मली कैसी चट्टानों से बनी हुई है, ये बनी हुई है इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। हम स्वेस की बात कर रहे हैं, जो स्वेस ने बातें की हमें वही याद रखनी है। तो यहाँ की रॉक्स है जो उनका नेचर है मोस्टली वो एसिडिक है। सियाल में मैंने बता ही दिया, सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, दोनों ही हल्के पदार्थ हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। हमने ये माना है कि जो महाद्वीपों की संरचना हुई, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, देखिए इसके ऊपर टॉप में लिखा भी हुआ है डायग्राम में, इन सभी की रचना जो है वो सियाल से ही हुई है। और जो महासागरों की बिल्कुल तली है, जो इसकी रूट है ना, वो महासागरों की तली तक पहुंची हुई है, वहां तक इसकी रचना मानी गई है। ठीक है, महासागरों की तली में जाके ये इसकी मोटाई कम हो जाएगी और कॉन्टिनेंट्स में इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया कि जो सियाल है उसकी संरचना हल्के पदार्थों से हुई है, इसलिए जो इसकी नेक्स्ट लेयर है साइमा, उसके ऊपर ये एक तरह से तैर रही है। ठीक है, उसके ऊपर ये अवस्थित है, उसी के अंदर इसके रूट्स हैं। जो सेकंड लेयर है बच्चों वो है साइमा। साइमा SiMa, Si का मतलब सिलिका और Mi का मतलब है मैग्नीशियम। इसमें इनकी जो है मात्रा वो ज्यादा रहती है, उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा। घनत्व सियाल के कंपैरिजन में ज्यादा है, 3 के आसपास रहेगा। महासागरों की तली हमने मानी है कि वो इसी से बनी हुई है। और जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उस वक्त इसी साइमा से ही निकल के बाहर की तरफ आते हैं। जो हमारे लावा रहता है, मैग्मा जिसे हम बोलते हैं, वो इसी लेयर से बाहर आता है, बिकॉज साइमा के अंदर जो रॉक्स है वो मोल्टन स्टेज के अंदर है। ठीक है। तो लास्ट हमारी आ जाती है गर्ल, जिसे हमने कोर बोला, इसके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं, सिर्फ हम जस्ट फॉर रिवीजन में आपको दोबारा बता रही हूँ। तीसरी लेयर आपकी जो कोर है, कोर के अंदर प्रधानता है निकल और फेरस की, उसको हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गई, निफे, NiFe। ठीक है। भू क्रोड तक इसका विस्तार है, जो बिल्कुल अंतिम पॉइंट है 6371, वहां तक जो है ये फैली हुई है। चुंबकीय गुण वाली धातुएं हैं, इसलिए पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके पीछे इसी का रोल है। सबसे अधिक डेंसिटी है, पढ़ के आ चुके हैं हम, ये चीज भी कितनी है, 11-12 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों के तीनों जो लेयर्स हैं उसके बारे में हमें बताया है स्वेस ने। आपके सिलेबस में डेली, जेफ्रे, होम्स का भी जिक्र है। थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे कि डेली ने 3 लेयर्स की बात की है, आउटर लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और सेंट्रल जोन की बात की है। जेफ्रे ने 4 लेयर्स बताई हैं, होम्स ने सिर्फ 2 लेयर्स मानी है। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य है वो स्वेस है, तो स्वेस को ही हमने डिटेल में पढ़ा है। सिर्फ एक आप जो है नजर मार लीजिएगा बाकियों के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। वही एक डायग्राम मैं दोबारा लेके आई थी, देखिए ये डायग्राम भी बनाना है अगर आप स्पेस की बात करें, और फिर आपको सर्कुलर फॉर्म में ये तीनों के तीनों दिखाने भी है ना। लास्ट जो बिल्कुल आउटर में है वो आपकी क्रस्ट है जिसे हमने सियाल बोल दिया, बीच में मेंटल है जिसे हमने साइमा बोल दिया, और बिल्कुल इंटीरियर में है निफे जो कि आपका कोर है,
तीनों के नाम बता दिए, तीनों की डेंसिटी लिख दी कि बाहरी जो लेयर है उसकी डेंसिटी कम है, जैसे जैसे हम अंदर गए वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती चली गई। देखिए ये जो आपका लास्ट है बच्चों, लास्ट टॉपिक आपका, हालांकि कर चुके हो लेकिन बुक में बिल्कुल लास्ट में जो हेडिंग में आपका दिया हुआ है वो है एक्सेप्टेड एंड मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, कि अर्थ इंटीरियर के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग व्यूज दिए हैं, किसी ने 2 लेयर बताई, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की संरचना के बारे में सर्वाधिक मान्य और सबसे आधुनिक मत कौन सा है, तो आप इसकी बात करेंगे। ठीक है, लेयर्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, वही आ जाती हैं दोबारा से, क्रस्ट, मेंटल कोर, लेकिन इनके बीच में बच्चों कुछ डिसकंटिन्यूटीज भी हैं, उनका जिक्र हम अभी करेंगे। सेम वही चीजें हैं बट कुछ कुछ नई नई चीजें ऐड हुई, उसे हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे आउटर लेयर मैंने बता दी थी गर्ल्स आपको, क्रस्ट है पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, बिल्कुल एक पतले से कवच के रूप में जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसके ऊपर हमारा बायोस्फीयर है, उसे हमने बोला है क्रस्ट। इसी क्रस्ट की अगर हम लेयर्स देखने लगे फर्दर, हम इन्हें और पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो 3 लेयर्स आपकी बुक्स में आपको मिलेंगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलेगी आपको, आपको ओशनिक क्रस्ट मिलेगी बच्चों, और एक मिलेगी आपको ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब होता है 2 लेयर्स के बीच का वो हिस्सा जिसमें दोनों के गुण मिले। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी है, नाम में स्पष्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि वो पर्पटी जो जिससे महाद्वीप बने हैं। ठीक है ना, जिससे महाद्वीप बने हैं। और सबसे ऊपरी लेयर में इसमें कौन सी रॉक्स मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन जो उसके नीचे की लेयर होती है उसमें ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान जिसे हम बोलते हैं, वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपकी आ जाती है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट मतलब महासागरीय परपटी, जो कि महासागरों के नीचे अवस्थित है। ठीक है, इस महासागर परपटी की भी 2 परत मानी जाती है, ऊपर की लेयर कुछ मोटी है कुछ मीटर, और जो निचली परत है वो बेसाल्ट से बनी हुई है, वो उसकी डेप्थ ज्यादा है। तो क्रस्ट को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ लिया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, यही जो आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट की मैं बात करूंगी, जो आपकी ओशनिक क्रस्ट, और इसके ऊपर हमने बात की है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर बच्चों क्योंकि चट्टानें अलग अलग अवस्था में आपको मिलेंगी, तो जो आपकी ग्रेनाइट और बेसाल्ट की रॉक्स हैं उनको अलग करती हुई एक डिसकंटिन्यूटी, जिसे हमने कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला है। क्विज कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन जहां आप क्रस्ट दिखाओगे वहां पे आप हल्की सी एक लाइन के माध्यम से दिखा सकते हो कि क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट में भी कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, जहां भी ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें हैं उनके बीच में उनको अलग करती हुई एक श्रृंखला है जिसे हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों मेंटल की। क्रस्ट खत्म हुआ, मेंटल शुरू हुआ, इनके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी जिसे हम मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मोहरोविसिस जो थे वो यूगोस्लाविया के एक वैज्ञानिक हुए हैं, भूवैज्ञानिक हुए हैं, और इन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की एक सीमा रेखा है जिसके अंदर इन दोनों के तत्व मिलते हैं, दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है ना, एकदम से कोई वस्तु खत्म नहीं होती, एकदम से कोई वस्तु शुरू नहीं होती, जो बीच की लेयर होती है हमेशा उसमें उन दोनों के गुण मिलेंगे, है ना। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा रेखा है, सीधा सा आपको ये बोल देना है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। इससे पहले जो मैंने बात की थी वो थी कोनार्ड, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल को अलग करती हुई आपकी मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी है, और मोहरोविसिस के बाद एक्चुअल में हमारी दूसरी लेयर शुरू होती है, विच इज मेंटल। मेंटल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में हम बांटते हैं बच्चों, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। ठीक है, गहराइयां इनकी बता देना, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमने माना है कि हमारा मेंटल जो है वो अवस्थित है। ठीक है, ये इसकी एवरेज गहराई है। कुछ भारी चट्टानों से बना है, घनत्व जो है ज्यादा है, अभी पीछे हम पढ़ के भी आए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। और पृथ्वी का जो टोटल वॉल्यूम है उसका लगभग 83% हिस्सा मेंटल का ही है, और पृथ्वी का जो पूरा मास है, जिसे हम हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, उसका 67% हिस्सा मेंटल का है। यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान में और पृथ्वी के आयतन में
मास में और वॉल्यूम में सबसे अधिक जिसका रोल है वो आपकी सेकंड लेयर का है, विच इज मेंटल। 83% वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड 67% मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मेंटल का रहेगा। और ऐसे ही फिर दो पार्ट्स में हमने इसको बांटा है बच्चों, आउटर मेंटल हो जाएगा और इनर मेंटल। आउटर मेंटल कौन सा होगा, जो कि मोहरा विशिष्ट से, जो हमारी डिस्कंटिन्यूटी थी उससे लगभग शुरू होता है और 950 किलोमीटर की गहराई तक ये अवस्थित रहता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद प्रारंभ होता है हमारा निचला मेंटल, जिसे हमने इनर मेंटल बोला है। ठीक है, इसके इसकी गहराई कहाँ तक होगी, 2900 किलोमीटर तक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक हमारी पी वेव्स और एस वेव्स पहुंचती है ना, क्योंकि आगे कोर शुरू हो जाएगा और फिर आगे जैसे कोर शुरू होगा वहां पे क्या होगा, एस वेव्स लुप्त हो जाएंगी और पी वेव्स अपना मार्ग बदल लेंगी। तो जब भी आप इनके बारे में बताओगे तो यहाँ पे आप इन भूकंपीय तरंगों को भी मेंशन करोगे। ठीक है, और जो लास्ट में आपका आ जाएगा गर्ल्स, वो आ जाएगा आपका कोर, पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा है। 2900 किलोमीटर गहराई किसकी थी, मेंटल की। वहां से शुरू होके कहाँ तक, 6371 तक, बार बार ये संख्या हमारे सामने आ रही है, यहाँ तक हमारा कोर अवस्थित है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में थी मोहराविसिस, सेम वैसे ही मेंटल और कोर के बीच में भी एक सीमा रेखा है, एक डिस्कंटिन्यूटी, जिसे हमने गुटेनबर्ग बोला है। ये नाम आपको अब याद हो जाने चाहिए, मोराविसिस और गुटेनबर्ग। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा कोर और फिर अंतिम सीमा तक ये चला जाएगा। सेम ऐसे ही इसके भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर है और इनर कोर है। जो आउटर कोर है, मैंने बताया कि इस तरह के यहाँ से नहीं गुजर सकती, पी वेव्स यहाँ पे एंट्री करती हैं लेकिन अपना मार्ग थोड़ा सा बदल लेती हैं। सेमी लिक्विड अवस्था में हमने इसे माना है। फिर हमारा शुरू हो जाता है इनर कोड। इनर कोड के बारे में पढ़ ही लिया, निफे भी इसको बोलते हैं। निकल और फेरस जैसे हैवी मटेरियल से ये मिलके बना हुआ है, बहुत भारी एलिमेंट है, इसलिए इसे बैरिस्फेयर या भारी मंडल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 2 नंबर का। बैरिस्फेयर कौन सा हिस्सा है आपके अर्थ का, तो सबसे इंटीरियर पार्ट, कोर, क्रोड भी जिसे हमने बोला है, उसे हम गुरुमंडल, बैरिस्फेयर या भारी मंडल भी कहते हैं, क्योंकि हैवी मटेरियल से ये मिलके बना है। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व यहीं पे मिलता है। घनत्व भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, कितना, 11 या 12। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा लेसन है, और यहाँ पे एक डायग्राम लास्ट में आपको और दिखा दो, ये दोनों आपको बनाने हैं। ठीक है, जब भी आप मॉडर्न व्यू की बात करेंगे कि सबसे आधुनिक मत कौन सा है, वहां पे आप पहले ये वाला डायग्राम बनाओगे, फिर आप एक वर्टिकल डायग्राम भी बनाओगे जिसमें क्रस्ट दिख रही है, फिर अपर मेंटल, फिर आपकी लोअर मेंटल है, फिर आउटर कोर दिख रहा है, फिर लास्ट में आपका इनर कोर दिख रहा है ना। इन्हीं में आपने क्या दिखाई है, डिसकंटिन्यूटी, जो आपके सिलेबस में है बच्चों। कोनार्ड देखिए जस्ट ऊपर दिख रही है ना, जो मैंने बताई थी, जो कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट को अलग करती है। ठीक है, फिर आपकी है मोहराविसिस इस तरफ लेफ्ट साइड में, और गुटेनबर्ग भी है जो आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि जो बच्चे नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, सीटेट या एसटेट में, वहां पे ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं, रेपिटी और लेमन। रेपिटी कौन सी है, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करेगी, और लेमन डिसकंटिन्यूटी जो अपर कोर और लोअर कोर को, या आप आउटर या इनर कोर कह लीजिए, यानी कि कोर के बिल्कुल बीच में लेमन, रेपिटी मेंटल के बिल्कुल बीच में, मोहरोविसिस क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में, और कोनार्ड कहाँ है, वो है क्रस्ट के अंदर। ठीक है गर्ल्स, तो ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूटीज और ये सब डायग्राम इजी डायग्राम है बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके माध्यम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मुझे लगता नहीं कहीं भी मौका होगा एग्जामिनर के पास आपके मार्क्स कट करने का। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में बच्चों आपका ये लेसन मैं यहाँ फिनिश कर रही हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट सेशन में लिख सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगी। गुड लक।